जय हिंद साथियों, नमस्ते, वंदे मातरम। मैं आकाश फिर आपका स्वागत करता हूँ समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आप सभी के लिए जैसे कि मैं प्रतिदिन क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और ऑब्वियसली जो है काफ़ी सारी मेहनत और काफ़ी सारी जो है चीज़ें आप सभी को मिल रही है। और लगातार आप सभी से चाहूँगा मैं कि आप लोग ज़रूर इन क्लासेस को ज्वाइन करें। इससे कि आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा और आपके मार्क्स जो है, ठीक है, जिन जिन मार्क्स को आप लोग जो है जो क्वेश्चनों को छोड़ पाते थे, अब समाधान स्टडी के साथ वही क्वेश्चनों को आप लोग बना पाएंगे। तो चलिए आइए इस बेहतरीन सी और शानदार सी क्लास को ज्वाइन करते हैं। ये आपके सभी एग्जामों के, जो कि एएनएम आने वाली है, पीवीएफटी आने वाली है, एम्स के फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है, सीएचओ, ये सभी एग्जामों के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होने वाली है ये क्लास। चलिए, ज़्यादा इजी नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जिसे हम लोग कहे जा रहे हैं। तो क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। बात करेंगे साथियों इसके लिए, तो इसका जो है आपको व्याख्यान के साथ, मतलब क्वेश्चन तो है, साथ में ही इसकी जो है डिटेल पूर्वक जानकारी भी आपको प्रोवाइड किए जा रहा है। देखिए, निम्न में से कौन सा, क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव आपका हेपेटाइटिस बी का कारण है। हेपेटाइटिस बी का कारण कौन सा है, ये हम सब लोगों से बोला गया है। तो देखिएगा, जरा सभी साथी ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा, विषाणु होगा, प्रोटोजोआ होगा, जीवाणु होगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होने वाला है। तो क्या आप सभी लोग आंसर कर पाएंगे और हर बच्चा क्या इस क्वेश्चन को समझ पाएगा, सही कर पाएगा क्या? तो देखिए साथियों, अगर आपका राइट आंसर होगा विषाणु, क्या साथियों, अगर आपका वायरस आंसर होगा, विषाणु आंसर होगा, तो आपने बिल्कुल सही प्रयास किया है। 2-3 सेकंड में आपको दूंगा और उसके बीच में ही आपको आंसर करना है, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में आप लोग आंसर अपने कर सकते हैं। देखिए क्या रीज़न है, तो हेपेटाइटिस बी की बात करें, ठीक है, किसकी? हेपेटाइटिस बी विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है जो कि मनुष्य के यकृत को प्रभावित करती है। यह कहाँ होने वाली बीमारी है? अगर ये क्वेश्चन आपसे बोला जाए, अगर बोला जाए हेपेटाइटिस बी कहाँ होने वाली बीमारी है, तो यह यकृत में होने वाली बीमारी है। कहाँ साथियों? यकृत में होने वाली बीमारी है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बोला है निम्नलिखित में से कौन से जंतु, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन से जंतु की त्वचा का श्वसन अंग, क्या त्वचा एक श्वसन अंग के रूप में काम करती है? तिलचट्टा है, मेंढक है, व्हेल है, कुत्ता है। इस क्वेश्चन को तो हर बच्चा सही कर पाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बार इस क्वेश्चन को डिस्कस किया आपके समक्ष कि त्वचा द्वारा शोषण कौन करता है, त्वचा द्वारा शोषण कौन करता है? तो आप बोलेंगे सर मेंढक करता है। क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर मेंढक के द्वारा ये होता है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मेंढक जो है, मेंढक नामक जंतु की त्वचा एक श्वसन अंग के रूप में काम करती है और यह पतली, नम, आपका चिकनी एवं वायु के लिए पारगम्य होती है, और जिससे कि मेंढक मिट्टी के अंदर दबे रहने पर श्वसन कर सकता है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर सा क्वेश्चन है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला है, जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बोला है कि यकृत की सबसे छोटी जो है संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है, और ये क्या कहलाती है? न्यूरेन होगा, नेफ्रॉन होगा, या फिर आपका ग्रेन्युलोसाइट्स होगा, या फिर रेटिकुलोसाइट्स होगा। क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों राइट आंसर की बात कर लेते हैं, नेफ्रॉन इसका सही आंसर होगा। क्या होगा आप सभी का? अगर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तो आपने बिल्कुल सही कर पाया है कि यकृत की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई की बात करें तो नेफ्रॉन होती है, और यह किडनी के छन्ने की तरह व्यवहार करती है। किसकी तरह व्यवहार करती है? किडनी के छन्ने की तरह यह कहा है व्यवहार करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बोला है कि मेरुरज्जु भाग है। क्या साथियों? मेरुरज्जु भाग है। तो मेरुरज्जु किसका भाग है, यह हमें बता सकते हैं। तो यह आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का, ऐच्छिक परिधीय तंत्रिका तंत्र का, अनैच्छिक परिधीय तंत्रिका तंत्र का, या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का क्या होने वाला है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो चलिएगा साथियों मेरे साथ नोट डाउन करिएगा। अगर आपने लगाया है क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, आपका सही आंसर बनेगा। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी आपका सही और राइट आंसर बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा कि मेरुरज्जु, क्या साथियों? मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। मस्तिष्क
ठीक है। जो ब्रेन है आपका, जो मस्तिष्क है का अंतिम भाग जो है आपका पतला धागे नुमा होकर मेरुरज्जु बनाता है, और जो आपका पीछे वाला भाग है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं, ये ध्यान रखना। और अनेक जो है अनैच्छिक प्रक्रियाओं का यह क्या करता है, संचालन एवं नियंत्रण भी करता है। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है। लगातार आप सभी लोगों के लिए जितने भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सारे के सारे आपको नोट्स में मिलने वाले हैं। ठीक है, जो हमारी ई बुक आने वाली है ना, जो हमारी नोट्स आने वाली है, ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर इंक्लूडेड मिलने वाले हैं। चलिए देखिए, उपापचयी अभिक्रिया है, क्या बोला है, उपापचयी अभिक्रिया है तो खनिज पदार्थों का अवशोषण। बात करें ऑप्शन नंबर बी की रसारोहण, बात करें श्वसन की, या फिर बात करें स्वांगीकरण की, क्या होने वाला है ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो नोट करिएगा साथियों, अगर आप सभी ने लगाया है श्वसन, क्या लगाया साथियों, अगर आप सभी का राइट आंसर आ रहा है श्वसन, इसका मतलब आप सभी लोगों ने राइट आंसर प्रयास किया है। नोट करिएगा, श्वसन आपका सही आंसर होगा। अपापचयी अभिक्रिया, ठीक है, उपापचयी अभिक्रिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कहते हैं ना, तो देखिए यह अभिक्रिया इनमें से जटिल जो है क्या है, इनमें जटिल भोज्य पदार्थों का अपघटन द्वारा सरल भोज्य पदार्थ बनाते हैं और यह ऊर्जा मुक्त करती है। ये क्या करती है, ये ऊर्जा को मुक्त करती है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों, उसी प्रकार से निम्न में से क्या बोला है कि निम्न में से प्राकृतिक जैव बहुलक का उदाहरण है, क्या बोला है, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुनिएगा। निम्न में से प्राकृतिक जैव बहुलक का उदाहरण है, टेफ्लॉन होगा, या फिर आपका नियोप्रीन होगा, या फिर नायलॉन 66, या फिर DNA होने वाला है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आप सभी का अगर राइट आंसर होगा DNA, क्या साथियों, DNA इज राइट आंसर। अगर आप सभी लोगों ने DNA प्रयास किया है तो इसका मतलब आपने सही प्रयास किया है। DNA एक क्या होता है, प्राकृतिक जैव बहुलक का उदाहरण है। DNA क्या है साथियों, तो नोट करना, DNA एक जैव बहुलक जो है, जैव बहुलक का उदाहरण है। और यह जो है न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। ये किसके बहुलक की बात करें तो यह बहुलक होता है न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है, जो कि सभी जीवित कोशिकाओं में आनुवांशिक सूचनाओं का संग्रहण एवं आपका स्थानांतरण का कार्य करता है। तो ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेहतर क्वेश्चन, और आप लोग इसे बना पाएंगे। साथियों उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से क्या बोला है कि निम्न में से आहार नाल का कौन सा भाग पाचक एंजाइम का स्त्रावन नहीं करता है। जरा क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि पाचक एंजाइम का स्त्रावन नहीं करता है, क्या बोला है, नहीं करता है। तो देखिएगा जरा ध्यान दीजिए, ग्रास नली होगा, आमाशय होगा, ग्रसनी होगा, या फिर आपका मुख होने वाला है। तो नोट करिएगा साथियों, अगर आप सभी ने और आप सभी बच्चों ने अगर आंसर लगा पाया है, क्या साथियों, ग्रास नली, क्या साथियों, ग्रास नली आपका सही आंसर होगा। साथियों एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, तो साथियों आप सभी के प्यार, आप सभी के विश्वास और आपके लाइक और आपका जो है इतना विश्वास के कारण ही हमें ये मोटिवेशन मिलता है। और लगातार इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा हमेशा ही आशीर्वाद आपके साथ रहता है और हम लोग मेहनत करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से अच्छा कंटेंट दें और आपको, चलिए जहाँ से भी आप लोग पढ़े साथियों, जहाँ पर भी जाए, चाहे ऑफलाइन कोचिंग जाए या ऑनलाइन जहाँ पर भी जाए, हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको सिलेक्शन मिले, ठीक है। चलिए हम ये नहीं चाहते कि आप जो है कि कोई एग्ज़ाम ना क्रैक कर पाए, कोशिश यही है कि आप जो है जल्द से जल्द ही जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। चलिए आहार नाल का ग्रास नली भाग पाचन एंजाइम स्त्रावन नहीं करता है, तो ये ध्यान रखना है आप सभी साथियों को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बोला गया है कि श्वास नाल तथा श्वास नलियों में उपस्थित होता है, क्या है, श्वास नाल एवं श्वास नलियों में उपस्थित होते हैं। सी आकार के उपास्थल छल्ले, पूर्ण आपका उपास्थल छल्ले या पूर्ण काइटिन के बने छल्ले, या सी आकार के काइटिन के छल्ले, क्या आंसर होने वाला है ये आप सभी को बताना है। तो देखिए साथियों, आप लोग क्या आंसर करते हैं ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगर आपका सी आंसर है, सी आकार के उपास्थल, क्या साथियों, उपास्थल छल्ले, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, तो देखिए कि श्वास नाल तथा, ठीक है, श्वास नाल तथा श्वास नलियों में सी आकार के उपस्थित छल्ले होते हैं, जो कि आपका जो इलास्टिन कार्टिलेज
के बने होते हैं तथा जो है आवश्यकता अनुसार इसमें संकुचन एवं शिथिलन संभवतः होता है। ठीक है, सभी ने नोट कर पाया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर सा क्वेश्चन है और आप सभी लोगों ने इसे बना पाया होगा। चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। बोला है कि निम्न में से कौन सी हड्डी की बीमारी है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी की बीमारी है जो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है। इन सभी को मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से एक बार बताया था। क्या साथियों? रथ पर एक टॉफ़ी। क्या आप सभी को याद है? क्या अगर सभी को याद है तो इनके रासायनिक नाम आप लोग आसानी से याद कर पाएंगे। चलिए, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? स्थिर मृदु तुला, ठीक है, जिसे रिकेट्स कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि विटामिन डी की कमी से क्या होती है, जो आपकी हड्डियां हैं कमज़ोर हो जाती है और इसे ही हम लोग रिकेट्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्या दिया है? पोषण स्वभाव के अनुसार मनुष्य क्या है? क्या बोला है साथियों? आपसे बोला गया कि पोषण स्वभाव के अनुसार मनुष्य क्या है। तो देखिएगा, आपका शाकाहारी है, सर्वाहारी है, मांसाहारी है या फिर फलाहारी होने वाला है। क्या है जरा बता सकते हैं? तो साथियों नोट डाउन करना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर्वाहारी। क्या साथियों? आपका जो राइट आंसर है सर्वाहारी होने वाला है। तो क्या सभी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी लगा पाया है क्या, कि पोषण जो है क्या है, पोषण स्वभाव के अनुसार मनुष्य सर्वाहारी है। यह सभी प्रकार के जो है शाक भाजी, जो है आपका अनाज, फल, दूध, अंडा एवं मांस को पचा सकता है। तो ये ध्यान रखना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आप सभी लोगों से बोला गया है। साथियों उसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि फेफड़ों का जो है आवरण होता है, जो फेफड़े है उसका आवरण जो है होता है। तो देखिए आपका प्लूरा, आपका पेरिकार्डियम या फिर आपका एपिग्लाटिस या फिर आपका होगा कैप्सूल। तो नोट करिएगा, आपका प्लूरा आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? आपका प्लूरा इज अ राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर अगर ए आप सभी का है, इसका मतलब आपने राइट आंसर किया है। फेफड़ों का आवरण प्लूरा का बना होता है। किसका? फेफड़ों का आवरण किसका बना होता है? आपका प्लूरा का बना होता है। प्लूरा की बात करें तो 2 स्तरीय होता है। कितना? आपका 2 स्तरीय होता है, 2 स्तरीय होता है, ये ध्यान रखना है। और जो है इसका बाहरी स्तर आपका पेराइटल प्यूरा और आंतरिक स्तर आपका जो है विसरल प्यूरा का बना होता है। यह ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतर सा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। साथियों बढ़ते हैं उसी प्रकार से, श्वसन जो है क्या है बताना है। श्वसन क्या है यह आप सभी को बताना है। देखिए उपापचयी तथा आपका ऊर्जा जनिक है, उपापचयी तथा आपका ऊर्जा शोषी है, उपापचयी तथा ऊर्जा जनिक है या फिर अपापचयी आपका अपचयी तथा ऊर्जा जनिक होगा। तो साथियों आप लोग आंसर कर सकते हैं और नोट डाउन करिएगा। अगर आप सभी साथियों का और सभी बंधुओं का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या अपचयी तथा आपका ऊर्जा जनित होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। श्वसन एक क्या है? आपका उपापचयी तथा ऊर्जा जनिक क्रिया है और इसमें जो है प्रत्येक ग्लूकोज के जो है आपका ऑक्सीकरण द्वारा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और आपका पानी है और आपका 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितना साथियों? 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सभी को समझ आया? चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चर्चा करने वाले हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि निम्न में से कौन सा वृक्क का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वृक्क का जो है भाग है। वृक्क के भाग की हम लोग बात कर लेते हैं तो क्या क्या होगा। तो आपका जो है पेल्विस या आपका द्रोणी होगा या फिर आपका जो है बहिर जो है जंगली का या फिर आपका शेषांतरा या फिर होगा आपका कि हेनले पास होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं और आप लोग नोट करिएगा, अगर राइट आंसर आप सभी साथियों का ऑप्शन नंबर डी क्या हेनले पास अगर आंसर आया है तो मतलब आपने सही आंसर किया है। हेनले पास वृक्क का एक भाग होता है और यह आपका पीसीटी, क्या साथियों? यह एक पीसीटी और डीसीटी, क्या साथियों? पीसीटी और डीसीटी के मध्य
यू आकार का पतला नली नुमा भाग है जो कि आपका जो आपका छानन की क्रिया में भाग लेता है। किस क्रिया में? छानन की क्रिया में यह भाग लेता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथियों उसी प्रकार से बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे बोला गया है, क्वेश्चन देखिए, बोला है कि प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। प्रोटीन का एक क्या है? अच्छा, ठीक है, अच्छा बेहतर स्रोत है। सेब होगा, आलू होगा, चावल होगा या फिर मूंगफली होने वाला है। तो आप सभी लोग नोट करिएगा, अगर प्रोटीन का एक अच्छे स्रोत की बात करें, प्रोटीन के अगर एक अच्छे स्रोत की बात करें तो वो होगा आपका मूंगफली। क्या साथियों? मूंगफली आपका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पैरामेडिकल टेस्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके एग्जाम के लिए ना, चलिए आप सोच भी नहीं सकते कि कितना इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन। देखिए, प्रोटीन एक क्या है आपका? अच्छा, प्रोटीन का एक अच्छा उदाहरण मूंगफली होता है, जबकि आलू है, चावल है, इसमें क्या मिलता है? हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, प्रोटीन जो है ऊतकों के निर्माण और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा चाहिए तो आप लोग चावल, आलू इसे खा सकते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक जो है एंटीपायरेटिक जो है औषधि होती है, जो आपको बताना है कि विषाणु के संक्रमण के दौरान लिया जाता है, शरीर के तापमान को बढ़ाती है या फिर शरीर के तापमान को कम करती है, संक्रमण को मारती है। क्या हो सकता है? तो साथियों सभी लोग नोट करिएगा। क्या कहा मैंने? सभी साथी नोट करिएगा। अगर आप सभी का आंसर आ पा रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कि शरीर के तापमान को कम करती है। क्या करती है? यह शरीर के तापमान को, टेम्परेचर को कम करती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? सी आंसर करेक्ट होगा। ठीक, क्या है आपका? सी आंसर करेक्ट होगा। यह जो है आपका एंटीपायरेटिक औषधि होती है जो कि शरीर के तापमान को कम करती है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया है कि वो कौन सा रासायनिक पदार्थ है? क्या बोला है साथियों? कि वह कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो विष पाने के बाद या उसके बाद होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए दिया जाता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि साथियों आपका एंटीबॉडी होगा, प्रतिजैविक होगा, एंटीडोट होगा या प्रतिजन होगा। तो क्या आंसर हो सकता है? तो नोट करिएगा साथियों, आप सभी का जो राइट आंसर बनेगा वो होगा एंटीडोट। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंटीडोट जिसे हम लोग बोलते हैं ना, वही होगा। देखिए, एंटीडोट पदार्थ वह पदार्थ है जिसे क्या होता है, विष पीने के बाद उसके बाद होने वाली बीमारी को रोकने के लिए जो है दिया जाता है। और यह ग्रीक भाषा का शब्द होता है। यह किस भाषा का शब्द है? तो यह ग्रीक भाषा का शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? बोला है कि ऑप्टिकल नर्व तथा दृष्टिपटल, जिसे रेटिना कहते हैं, के जंक्शन पर जहाँ संवेदी कोशिकाएं नहीं होती है, दृष्टि संभव नहीं होती। खाली यह जंक्शन खाली स्थान कहलाता है। तो इस जंक्शन की बात करें, आपका शंकु, अंध बिंदु, जिसे हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। जी हाँ साथियों, आपका जो राइट आंसर होगा वो जो आपका ब्लाइंड स्पॉट ही होने वाला है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर है। ये ध्यान रखना कि देखिए, जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वह आँख के भीतरी पर्दे का वह बिंदु जहाँ पर किसी आंतरिक आवरण से क्या करता है, प्रकाश या बाहरी वस्तु का प्रतिबिंब न जो है पहुँचाता हो, और जहाँ पर किसी भी प्रकार का संवेदी कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की संवेदिक कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या सभी साथियों ने यह कर पाया है? क्या अगर कर पाया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जरा ध्यान दीजिएगा कि यकृत शोध में क्या है, यकृत शोध में आँखों और त्वचा के श्वेत पटल में सामान्यतः कौन सा वर्णक होता है? सामान्यतः क्लोरोफिल या फिर आपका जेंतोफाइल या फिर केरोटीनाल नाभ या फिर होगा बिलिरुबिन। क्या हो सकता है जरा बता सकते हैं?
तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा बिलीरुबिन इज़ अ राइट आंसर। क्या होगा, अगर आप सभी लोगों ने बिलीरुबिन आंसर लगाए हैं तो डेफिनेटली आपका सही आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या है, डी आंसर करेक्ट है। यकृत शोध के, क्या बोला है कि यकृत शोध के समय आँखों और त्वचा की सतह के नीचे बिलीरुबिन वर्णक जमा हो जाता है और यह एक जो है पीले रंग का वर्णक है, जिसके जमा होने के कारण शरीर पीला दिखाई देता है और यह रोग को पीलिया कहते हैं। समझ गए आप लोग कि पीलिया क्या होता है? आपको अमूमन नहीं पता होगा, पर अब जो है आप लोग पीलिया को जान चुके होंगे और अब आप लोग ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे। आपके जो है अधिकतर देखा होगा, आपके जो है जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह आपसे रिलेटेड ही होता है, पर आप लोग नहीं बना पाते हैं। शंकु कोशिकाएं खाली स्थान में पाई जाती है, रेटिना पर, कोराइड पर, या फिर आपका स्क्लेरा, या फिर आपका आइरिस पर पाई जाएगी। तो क्या हो सकता है, जरा आप लोग आंसर करके बता सकते हैं। तो साथियों नोट करना, शंकु कोशिकाएं खाली स्थान में पाई जाती है। नोट करिएगा, शंकु कोशिकाएं रेटिना पर, कोराइड पर, या फिर आपका स्क्लेरा पर, या फिर आपका आइरिस पर, किस पर यह पाई जाएगी? तो आपका रेटिना पर। किस पर साथियों? रेटिना पर यह पाई जाएगी। तो हमारा आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए हो सकता है क्या, कि शंकु कोशिकाएं रेटिना में पाई जाती है। रेटिना आँख का महत्वपूर्ण भाग होता है और इसी में प्रतिबिंब बनता है। तो आपका आँख का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आँख के प्रतिबिंब की बात कर ले तो रेटिना पर आपका आँख का प्रतिबिंब बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और बोला गया है कि अत्यधिक मात्रा में, क्या साथियों, अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन से होता है। किसके सेवन से? शराब के सेवन से होता है। पीलिया होता है, या फिर आपका डर्मेटाइटिस होता है, लीवर सिरोसिस, या फिर आपका फाइब्रोसिस होने वाला है। क्या आंसर होगा यह बताइएगा। तो साथियों आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो होगा लीवर सिरोसिस। क्या होगा साथियों? आप सभी का राइट आंसर होगा लीवर सिरोसिस। इसका मतलब आप सभी लोगों ने सही आंसर प्रयास कर पाए हैं। अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन से, अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन से क्या होता है? लीवर सिरोसिस हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन से लीवर सिरोसिस नामक रोग हो जाता है और ये यकृत को किसे प्रभावित करता है? तो यह हमारे यकृत को प्रभावित करता है। तो यह हमें ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो ये है आपकी एक महत्वपूर्ण क्लास। लगातार आप सभी लोगों के लिए इतने बेस्ट ही चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। सारा सेशन आपके टॉपिक वाइज होता है साथियों। हर जो क्लास आप लोग देख पाते हैं, जो समाधान स्टडीज़ द्वारा, मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाती है, मैडम के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, वो सारा आपका टॉपिक वाइज ही हम लोग आपकी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप लोग लगातार फर्स्ट क्लास से लेकर अंतिम तक जो देखते हैं, पूरा आपका टॉपिक, कोई भी मिक्स क्वेश्चन नहीं दिया जाता हमारे द्वारा। सारा एक टॉपिक करके ही आपको दिया जाता है। तो लगातार हर टॉपिक को आप लोग बहुत ही अच्छे से करें, बहुत ही अच्छे से सॉल्व करें और पूरी मेहनत से और पूरी शिद्दत के साथ क्लास को ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं साथियों हम लोग 8 बजे वाली क्लास में। थैंक यू वेरी मच आप सभी के प्यार के लिए।